Okay. We're going to discuss waves with with a few new concepts. I was thinking, why not I refer to you the syllabus first, and then I'll get back to it. It's always good to. Okay. As per the syllabus, पहला पॉइंट इन्होंने क्या डिस्कस किया? डिस्कस व्हाट इज मेंट बाय वेव मोशन एज इलस्ट्रेटेड बाय वाइब्रेशंस इन रोप्स, स्प्रिंग्स एंड रिपल टैंक. हम लोगों ने वो सब एग्जांपल्स किए हुए हैं. रोप के केस में हम लोग क्या करते थे? ट्रांसवर्स वेव को डिस्कस करते थे कि वन एंड ऑफ द रोप इज टाइड टू अ सपोर्ट and we give a sudden jerk to a rope in such a way that wave is transferred across the वो. तो these are known as transverse wave. स्प्रिंग की हेल्प से हमने क्या किया था? स्प्रिंग को हमने वी टाइड टू वन एंड वी मूव द स्प्रिंग बैक एंड फोर्थ. तो हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव को डिस्कस किया था. व्हाट आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स? इन विच पार्टिकल्स मोशन एंड प्रोपगेशन ऑफ वेव इज parallel to each other. This is the particle motion and this is the propagation of wave. They both are in the same direction. इसमें particle motion क्या है? Up and down. And propagation of wave is to the forward. So they are at 90 degrees to each other. The transverse waves are perpendicular. उसमें perpendicular ratio होता है. और इसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं, ट्रांसवर्स वेव को डिस्कस करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ. एंड लॉन्गिट्यूडनल को डिस्कस करते हैं इन टर्म्स ऑफ compression and rare friction. Compression compressed part of the wave होता है, rare friction सेपरेटेड पार्ट्स ऑफ द वेव होता है हमारे पास. ठीक है. रिपल टैंक के अंदर भी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स के लिए स्टडी किया था कि रिपल टैंक में हम लोगों ने वेव फ्रंट्स की बेसिस पे डिस्कस किया था. वेव फ्रंट इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन विच ईच पार्टिकल इज मूविंग विद द same phase of vibration. It's an imaginary line in which the all the particles are in the same phase of vibrations. Because हमें ये तो पता है, if I'm speaking, तो air in front of me is vibrating. ठीक है. If all of the particles right in front of me are moving with same phase of vibration, that imaginary they joined by an imaginary line. मतलब ये नहीं होता, they are joined by an imaginary line. So the particles on that imaginary line is in phase to each other. Such in phase का meaning क्या है? कि they have exactly same motion. तो such line is known as wave front. Wavefront is going to be playing an important role in the discussion of waves that is the part of the syllabus. Understand the term displacement, amplitude, phase difference, period, frequency, wavelength, and speed. V is equals to F lambda. That accounts for the, इसको क्या कहते हैं? We call it wave equation. F is frequency, lambda is wavelength, v is speed हमारे पास. ठीक है. अगर हम एक वेव ड्रॉ करें, this is the amplitude, this is the displacement. यहां से लेके यहां तक क्या है? वेवलेंथ. फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एन ओवो टी. यहाँ पे एन ओवो टी का फॉर्मूला हम यूज करेंगे. एन इज द नंबर ऑफ वेव्स. नॉर्मली हम वन वेव की रिस्पेक्ट से बात करते थे. वी हैव नंबर ऑफ वेव्स, तो उसकी जगह पे उसका वो नंबर लिख देंगे हम लोग. ठीक है. इट हैज अ यूनिट्स ऑफ हर्ट्स और 1/सेकेंड. टाइम पीरियड क्या था? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट हाँ, वन ऑसिलेशन ऑफ वर्स्ट, वन क्रस्ट और ट्रफ. फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करते थे? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड. इसके अलावा क्या है? फेज डिफरेंस. फेज डिफरेंस इज अ न्यू टर्म दैट यू, जिसमें मैंने आपको बताया था कि व्हेन वी हैव टू वेव्स इन रिस्पांस टू ईच अदर, तो हम उनके दरम्यान में जो एंगल का डिफरेंस होता है, दैट इज नोन एज फेज. फॉर एग्जांपल, इफ आई ड्रॉ टू वेव्स लाइक दिस, I have this wave
एक वेव ये है, ठीक है। द सेकेंड वेव इज एग्जैक्टली लाइक दिस, ठीक है। सो दे वुड बी नोन एज इन फेज, cause they are reaching the points exactly at the same time. जब ये इक्विलिब्रियम पे है वेव वन, तो वेव टू भी क्या है उस टाइम पे इक्विलिब्रियम पे है। जब वेव वन अपने हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, वेव टू इज ऑल्सो एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट में भी दोनों क्या है, दे आर रीचिंग एट द सेम पॉइंट। फेज का हमने मीनिंग कल डिस्कस किया था। फेज को कैसे डिफाइन करते हैं? इट्स एन एंगल विच एक्सप्लेन्स the position and direction of motion। नॉर्मली इसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव के, ठीक है। ओमेगा टी हमारे पास वो होती है एंगुलर वेलोसिटी होती है, इसको फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में भी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला भी हमारे पास होता है। वी आर गोइंग टू स्टडी द सर्कुलर मोशंस इन द लेटर चैप्टर इन A2 प्रोबेबली, नॉट प्रोबेबली, A2 में ही पढ़ेंगे हम लोग। बट एंगल जो है ना वहां पे हम जाके स्प्लिट करें। दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ फेज, कि ये आपको डायरेक्शन बताएगा, दिस दिस वुड टेल यू द पोजिशन उसकी, ठीक है। जैसे अगर मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ, दिस इज वो इनिशियल पॉइंट उसका ये था, नाउ इट्स एट दिस पोजिशन, ठीक है। सो दिस वुड बी द एंगल थीटा, के उसका एंगल हमारे पास क्या है, एंड इट्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन। दिस एंगल विच टेल्स द पोजिशन कि वो इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर मोमेंट पे वो किस पॉइंट के ऊपर है, वो किस पॉइंट पे इस पर्टिकुलर मोमेंट में, यहाँ पे, और वो कौन सी डायरेक्शन फॉलो कर रहा है, anti-clockwise. So that angle would be known as phase if it tells the position as well as the direction of motion is defined as the phase. Out of phase हमारे पास क्या होंगे, कि अगर एक वेव ऐसे ट्रेवल कर रहा है, सेकेंड वेव कहाँ है, इस तरीके से, ठीक है। तो इनमें क्या है, 180 का फेज शिफ्ट। बाकी अगर दो वेव इस तरीके से जा रहे हैं, कि अगर एक वेव ऐसे ट्रेवल कर रहा है एंड देर इज अनदर वेव लाइक ऐसे आ गई है, ठीक है। हमें फेज शिफ्ट उसमें शो करना है। कैन यू सी द कलर्स? कलर कोड्स इसलिए इंपॉर्टेंट है सो दैट अब दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहां से यहां हमारे पास क्या आएगा, वेवलेंथ आएगा, फ्रॉम दिस पोजिशन टिल दिस पोजिशन, दिस वुड बी द वेवलेंथ। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे फेज डिफरेंस? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय रेफरेंस वेव का वेवलेंथ। रेफरेंस वेव हमारे पास जो नॉर्मली ओरिजिन से स्टार्ट हो रही होती है, हम उसको रेफरेंस वेव ले लेते हैं। बाकी चॉइस आपका है कि मैंने इसको रेफरेंस वेव लिया, उसकी वेवलेंथ हमारे पास जो बन रही है, ठीक है, इनटू 360। अब इसका एक और फॉर्मूला टी के बेसिस पे भी होता है, टी ओवर कैपिटल टी इंटू 360। क्लियरली अगर उसने यहाँ पे टाइम प्लॉट किया हुआ है और यहाँ पे टाइम पीरियड प्लॉट किया हुआ है उसके हिसाब से, तो यही एग्जैक्टली ये जो डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स आएगा टाइम का, वो आप न्यूमरेटर में लिख लोगे। टाइम पीरियड ऑफ वन वेव, जो भी आपका रेफरेंस वेव है, उसका टाइम पीरियड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय 360, वो आपको फेज डिफरेंस बता देगा बिटवीन द टू हमारे पास। बाकी अगर ये सिर्फ हम इन पर्टिकुलर केसेस में अप्लाई करते हैं वेयर वी नीड टू नो दैट, ठीक है। अगर इस तरह की बेसिक बेसिक डायग्राम्स पढ़ी हुई है इसमें, तो हम सिंपली बता सकते हैं कि 0 फेज डिफरेंस है, 180 का फेज डिफरेंस है, या 90 का फेज डिफरेंस है। 90 का फेज डिफरेंस नॉर्मली इट लुक लाइक दिस, कि अगर एक वेव ऐसा जा रहा है तो दूसरा वेव उसी टाइम पे क्या होगा, ऐसे बन रहा होगा, कि जब वो 0 पे है तो ये क्या होगा उस टाइम पे, 90 पे होगा। सो 90, अच्छा, फेज लैग एंड फेज लीड दैट नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस, बट फेज लैग एंड फेज लीड का वर्ड यूज करते हैं हम लोग। लैग एज द वोकैबुलरी टेल्स अस, लैग का मतलब क्या है, बिहाइंड, और लीड का मतलब क्या है, फॉरवर्ड हमारे पास, ठीक है। तो इसमें फेज लैग कौन कर रहा है, वेव नंबर वन, एंड लीड कौन कर रहा है, वेव नंबर
टू हमारे पास, क्योंकि जब ये जीरो पे है ये ऑलरेडी किस पे रीच आउट कर चुका हुआ है, 90 डिग्रीज के ऊपर। बाकी कल मैंने आप लोगों को कुछ रेफरेंस वेव्स के बारे में बताया था कि डू यू गाइज नो द डिफरेंस, कि जो साइन थीटा होता है उसकी वेव कैसे बनती है, इस तरीके से, जो कॉज होती है उसकी वेव कैसे बनती है, इस तरीके से, और जो टेंजेंट थीटा होता है उसकी वेव कैसे बनती है, इस तरीके से। ठीक है, उनकी वैल्यूज को पुट आउट करने हैं। सो आपको इसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। वेव्स में हमें वो विल इट विल कम इन हैंडी एट सर्टेन पॉइंट्स, कहीं पे वो साइन स्क्वायर थीटा का पूछ लेगा क्या वैल्यूज है, तो हम उसके हिसाब से हमें फॉलो अप करना पड़ेगा उसके हिसाब से। डू वी अंडरस्टैंड द टर्म फेज, फेज डिफरेंस, फेज लैग, फेज लीड, डू वी अंडरस्टैंड दैट? हानिया, पक्का? ओके। Then we have to see कि how to use the oscilloscope to find out the amplitude and frequency। वो हम लोगों ने ओ लेवल्स में भी पढ़ा हुआ है कि oscilloscope के ऊपर क्या बना हुआ होता है, ग्रिड बना हुआ होता है हमारे पास। ठीक है, उसमें उस ग्रिड के अकॉर्डिंगली एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास क्या होता है, नॉर्मली वोल्टेज होती है, वाई एक्सिस पे क्या होता है, टाइम होता है हमारे पास। सॉरी, उल्टा बोल दिया, टाइम हमेशा इंडिपेंडेंट होता है तो वो यहाँ पे आएगा, वोल्टेज हमारे पास कहाँ आएगी, वाई एक्सिस के ऊपर आएगा। तो अगर हमें वोल्टेज देखना है तो जो पीक्स बन रही होंगी हमारे पास रेफरेंस पॉइंट से, वो हमारे पास वोल्टेज बता देगा। टाइम पीरियड हम निकाल लेंगे, वहां से हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आई विल शो यू द एक्चुअल रीडिंग्स कैसे हम वहां से लेते हैं, व्हेन आई गो बैक टू द बुक। ठीक है, एम्पलीट्यूड भी हम यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, हम फ्रीक्वेंसी भी नोट डाउन कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द टाइम पीरियड। डिड वी डिस्कस अबाउट सीआरओ इन डिटेल इन एनी ऑफ द चैप्टर? टाइम बेस्ड वोल्टेज एंड sawtooth waveform and time based generator, plates and everything, कहाँ पे पढ़ा था हमने? मे बी शायद किसी और ग्रेड को पढ़ाया था मैंने। अच्छा, डू आई नीड टू एक्सप्लेन दिस इक्वेशन अगेन? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा कहाँ से डिराइव हुई थी? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। डिस्टेंस यहाँ पे किससे इंडिकेट हो रहा होता है, वेवलेंथ से, और 1/t किसको इंडिकेट कर रहा होता है, फ्रीक्वेंसी से, तो वहां से v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। प्रोग्रेसिव वेव हम लोगों ने डिस्कस किया था, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेसिव वेव? वेव्स दैट ट्रेवल्स अवे फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, and then there's going to be a new thing which is intensity. Intensity is given as power per unit area. ठीक है, definition is very simple and it explains the most of it कि intensity किसको account करती है, या per unit area कितनी power ट्रांसफर कर रहा है वो वेव। cause वेव की जनरल डेफिनेशन क्या थी, वो forgot to discuss that, a phenomena which transfers energy without transporting medium। तो यहाँ पे वो कितना पावर, पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है। सो वी कैन गो फोर्थ एंड डॉट। यहाँ पे हमने बस दो फॉर्मूलाज याद रखने हैं, यही कि इंटेंसिटी से इक्वल टू पावर पर यूनिट एरिया, बेरली ये आता है किसी क्वेश्चन के अंदर, बट आपको अंडरस्टैंडिंग होती है। ये रेशो एग्जामिनर की फेवरेट है भाई, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, we do not need to drive the equations for that कि कैसे एम्पलीट्यूड के स्क्वायर आता है हमारे पास, but all we need to know is these two relationship, I is equals to pa and I is proportional to amplitude square। ये सब waves के accordingly हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, these two equations needs to be kept in mind, which is वो हमारे पास डेफिनेशन वाइज भी एंड वो भी। वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी कि ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होते हैं हमारे पास, कंप्रेशन एंड रेफ्लेक्शंस की फॉर्म में क्या होते हैं, ग्राफिकली हम उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। डॉपलर्स इफेक्ट की ये इक्वेशंस रट लो भाई, वैसे जरूरत नहीं है रटने की, आपको डाटा शीट में ही उन्होंने ऑलरेडी प्रोवाइडेड होगी। आई विल ओनली एक्सप्लेन इट टू यू कि हमने इनको यूज कहाँ पे करना है, कौन सी कैटेगरी को किस जगह पे यूज करना है। चार केसेस है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि दे आर 4 केसेस इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। तो मैं आपको सिर्फ वो बता दूंगा, बाकी याद करने की जरूरत नहीं, बिकॉज यू आर गोइंग टू हैव दिस इन द डाटा शीट। आपके पेपर की डाटा शीट के अंदर ये ऑलरेडी प्रेजेंट होंगी ये इक्वेशंस। सो वी आर गोइंग टू गेट बैक टू इट। बट डॉपलर्स इफेक्ट इन जनरल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये डेफिनेशन भी दी हुई है कि देयर इज अ फ्रीक्वेंसी में क्या आता है, डिफरेंस आता है व्हेन एवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर। कैसे डिफाइन करते हैं, अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू relative motion between
सोर्स एंड ऑब्जर्वर। ठीक है, कौन से दो शिफ्ट्स पढ़े हुए हैं हमने डॉपलर्स इफेक्ट में? रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट। रेड शिफ्ट का मीनिंग क्या है? इफ द वेवलेंथ ऑफ द इनकमिंग वेव्स इज ग्रेटर देन द ट्रांसमिटेड वेव्स, इट मींस ऑब्जेक्ट इज गोइंग अवे फ्रॉम अस। रेड शिफ्ट। रेड क्यों नाम देते हैं? बिकॉज रेड हैज अ बिगर वेवलेंथ हमारे पास। एंड ब्लू शिफ्ट का मीनिंग क्या है? कि इफ द इनकमिंग वेव्स हैव वेवलेंथ्स lesser than the transmitted waves, it means the object is approaching us. So it has many applications in the syllabus. पता नहीं हम उसको डिस्कस करेंगे कि नहीं करेंगे। नेक्स्ट इन लाइन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या था? स्पेक्ट्रम ऑफ 7 वेव्स जो था कंबाइंड टुगेदर, दे आर ऑल क्या है? ट्रांसवर्स इन नेचर है। क्या है और में प्रॉपर्टी? दे ऑल मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट, मीडियम में उनकी वैल्यूज चेंज होंगी, और ये सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। फॉर्मूला क्या था? रग्बी मैच इज वेरी अनलाइक xylophone game. When we go from visible to gamma, wavelength क्या करती है? डिक्रीज। एनर्जी क्या करती है? इंक्रीज। एंड सो डज द frequency. When we go from visible to radio waves, opposite occurs. Wavelength क्या करती है? Increase, and energy and frequency क्या करती है? Decrease. ये visible होता है, ये अल्ट्रावायलेट, ये एक्सरे, दिस इज गामा रेडिएशंस, ये इंफ्रारेड होती हैं, ये माइक्रोवेव्स होती हैं, एंड दीज आर रेडियो वेव्स। उनके रिस्पेक्टिव यूजेस भी आप लोगों को पता है, उन्होंने कहा है यहाँ पे डिस्कस करना है हमें। State that electromagnetic waves are transverse in nature and move with the same speed of light in free space. Recall that approximate range of wavelength in free is principal on the electromagnetic spectrum from radios to gamma। उनकी जो waves मैंने आपको याद करने को बोली थी, -13 to I guess -1 था, फिर -1 to -7 जा रहा था। वो ranges of table जो आप लोगों को याद करने को बोला था, ये आप लोगों ने जरूर देख लेना है। It's something that would help you out in solving most of the MCQs जो मैंने आप लोगों को बोला था। Let me share the section. ये table, you must keep this in your mind. Starting from -6 to -1, and then -1 to -3, -3 to -7, -7 visible light का आपको ये range याद रखना है हमारे पास, and then -7 to -8, -8 to -13, and -10 to -16. Normally इट विल हेल्प यू अगर आप इसको याद कर लोगे। ठीक है, इट विल हेल्प यू इन एमसीक्यूज, इन डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस में आपको ये हेल्प आउट करेगा इन वेज दैट विल you that might be stucking for you in certain questions ना। so I would always suggest you कि आप लोग इसको याद कर लो। अब आ जाते हैं वापस बैक टू दैट। अब रिकॉल दैट द रेंज इज 400 नैनोमीटर। विजिबल लाइट की जो रेंज होती है वही जो 4 × 10⁻⁻⁷ -7 था, यहाँ पे उसने नैनोमीटर्स में डिस्कस किया हुआ है, तो नैनोमीटर्स में रेंजेस याद कर लेना। पोलराइजेशन हमारे पास क्या था? व्हाट डिड वी डिस्कस अबाउट पोलराइजेशन क्लास? अहमद, व्हाट डिड वी डिस्कस अबाउट पोलराइजेशन? अहमद, देयर इज ओनली वन। पहले नहीं नजर आ रहा हो तो ये इनकी कुछ प्रॉब्लम, वो पैरेलल अगर उसकी चीजें आ जाए तो उधर आए थे ना हो तो। आनिया, व्हाट इज पोलराइजेशन? जी, पोलराइजेशन की वन लाइन डेफिनेशन क्या है? सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। विजिबल लाइट जो होती है वो मल्टी डायरेक्शनल होती है। ठीक है, अगर हम पोलराइड उसके सामने रख दें, पोलराइड इज डिवाइस कह लें या कंपोनेंट कह लें विच एब्जॉर्ब्स द लाइट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब वो सिर्फ किस डायरेक्शन में एब्जॉर्ब करेगा?
बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लेगा, ओनली विल लेट दिस डायरेक्शन। सो आफ्टर पासिंग थ्रू द पोलराइड, लाइट जो होगी वो क्या हो जाएगी, यूनिडायरेक्शनल हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, इन ऑर्डर टू सी के वेदर द लाइट हैज पोलराइज्ड और नॉट, नेक्स्ट पोलराइड को परपेंडिकुलर टू इट रख दें। साउंड या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कभी भी पोलराइज नहीं होती हैं। एंड व्हाई इज दैट? बिकॉज उनकी डायरेक्शन ऑलरेडी क्या होती है, पैरेलल होती है, दे वुड पास थ्रू एनीथिंग। सो ओनली ट्रांसवर्स वेव कुड बी पोलराइज्ड, एंड पोलराइज का मतलब क्या होता है, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ द वेव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। वो हमारे पोलराइड पे डिपेंड करता है। अब ये नहीं है कि अगर मैं कहूँगा जी पोलराइड को मैंने इस तरीके से रखा हुआ है तो नहीं जी सिर्फ ये वाली रे ही पास होनी है, भाई जो उसके पैरेलल होगी उस पोलराइड के, सिर्फ वही पास आउट होगी, डिपेंडिंग अपॉन के विच डायरेक्शन डू वी रिक्वायर, और हमने किस डायरेक्शन के अंदर उसको लेके जाना है। पोलराइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में हमें एक मॉलूज लॉ पढ़ना है, विच इज आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है। डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट इनटू दिस। बस इसकी एक और है कि आई इज इक्वल टू आई नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के। अगर उसने आपको एम्पलीट्यूड दिए होंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर ओवर ए नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा सिंपली आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला वेरिएशंस आपको आनी चाहिए। अगर आप इंटेंसिटी के साथ डील कर रहे हो तो कॉस स्क्वायर थीटा यूज करोगे, इफ यू आर यूजिंग विद द एम्पलीट्यूड्स तो आप क्या यूज करोगे, कॉस थीटा सिंपली। स्क्वायर किसके साथ लगाना है, इंटेंसिटीज के साथ। सिंपल कॉस थीटा किसके साथ लगाना है आप लोगों ने, एम्पलीट्यूड्स के साथ। अब उन्होंने आगे लिखा भी हुआ है कि कैलकुलेशन इसका इज नॉट इंपॉर्टेंट, ऑल वी नीड टू यूज इज दैट इक्वेशंस को हमने अप्लाई करना है क्वेश्चंस के अंदर, विच ऑब्वियसली वी विल डू इन द नेक्स्ट सेक्शन। देन वी हैव स्टेशनरी वेव्स। हम लोगों ने डिस्कस किया था, वी आर गोइंग टू डिस्कस द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, दैट इज व्हेन टू वेव्स ट्रैवलिंग अक्रॉस द सेम मीडियम सुपरपोज, व्हाट could be the possible results of that? तीन phenomena occur होते हैं which we discussed before. What was that? Interference, beats, and what was the last one? Stationary waves. इसमें क्या था, सेम फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है, नोड्स एंड एंटी नोड्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, नोड्स जो है वो स्टेशनरी पॉइंट्स होंगे एंड दे विड ऑलवेज स्टे स्टेशनरी। एंटी नोड्स जो होंगे वो हाई एनर्जी पॉइंट्स होंगे, और एनर्जी जो है इनके क्रॉस इन्वेलप हुई भी होती है इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो एंड पॉइंट्स होते हैं दे आर नोड्स, और ये जो पॉइंट्स होते हैं ये मेरे पास क्या होते हैं, एंटी नोड्स। नोड टू एंटी नोड का डिफरेंस λ/4 होता है, और नोड टू नोड का डिस्टेंस कितना होगा, λ/2 का। जैसे हमने वन वेवलेंथ नॉर्मली पढ़ा हुआ था ना कि वन क्रस्ट टू नेक्स्ट क्रस्ट वन वेवलेंथ होता है, स्टेशनरी वेव में इसका ऑपोजिट, ऑपोजिट तो नहीं कहेंगे, थोड़ा डिफरेंट वेज होते हैं कि नोड टू नोड का डिफरेंस कितना होता है, λ/2, एंड नोड टू एंटी नोड का कितना होता है, λ/4। अभी सिर्फ डेफिनेशन डिस्कस करें, वी हैव अ होल चैप्टर ऑफ दैट जहां पे हम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, व्हाई आर इवन वी डिस्कसिंग दैट। बीट्स हमारे पास क्या था, के फ्रीक्वेंसी क्या है, डिफरेंट, डायरेक्शन हमारे पास क्या है, सेम। बीट्स बेसिकली, बीट्स वो जो म्यूजिक वाली बीट होती है ना, वही वाली बीट है हमारे पास, दैट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू इंस्ट्रूमेंट्स डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ साउंड। उनकी फ्रीक्वेंसी भी वेरी करती है। वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गिटार एंड वो कीबोर्ड में हम इजीली डिफरेंशिएट कर पाते हैं ना, बिकॉज उनकी फ्रीक्वेंसी, अब एक ही सेम ही रूम में सेम ही वो जो है मतलब वेव्स, मतलब दे आर प्लेइंग एट द सेम टाइम बट वी कैन डिफरेंशिएट देम, इट्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। बट बीट्स के अंदर जो है आपने ये ध्यान रखना होता है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स कुड बी 10 हर्ट्ज। 10 हर्ट्ज से ज्यादा का अगर डिफरेंस होगा बिटवीन द टू सोर्सेज ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी का, तो हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। और इंटरफेरेंस हमारे पास क्या होता है, एंड लास्टली हमारे पास क्या था, विच शुड बी द वेरी फर्स्ट वन, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में हमारे पास क्या होगा, फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, सेम,
same f and same direction. फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस के केस में हम टू केसेस को डिस्कस करते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक हो गया। अब ये फिनोमेना हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे, वहां पे हम इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे। बीट का जनरल नॉलेज था, उसको जरूरत नहीं है। एंड स्टेशनरी वेव्स का हमारे पास फुल एक सेक्शन ऑफ पेपर है जहाँ पे हम लोग जो है ओपन एंड पाइप्स को डिस्कस करेंगे। हार्मोनिक्स क्या होती है हमारे पास, वो जो है फर्स्ट हार्मोनिक ऑसिलेटर्स क्या होते हैं, सेकंड हार्मोनिक्स क्या होती हैं, थर्ड हार्मोनिक्स क्या होती हैं, वो हमारा सारा जो है एक सेक्शन पूरे चैप्टर के अंदर आएगा। डायफ्रेक्शन वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विद। डायफ्रेक्शन क्या होता है? स्प्रेडिंग ऑफ वेव अराउंड द ऑब्स्टेकल इन ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। डायफ्रेक्शन का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ होता है हमारे पास? डायरेक्शन किससे रिलेटेड होती है डायरेक्टली? वेवलेंथ के साथ। जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उतना ज्यादा हमारे पास जो है जो है डायफ्रेक्शन का फिनोमेना जो है वो क्लोज होगा। सो सर्कुलर वेव फ्रंट्स आएंगे, और अगर हमारे पास डिस्टेंस इंक्रीज हो गया वी आर गोइंग टू हैव लेस सर्कुलर वेव फ्रंट्स। वेवलेंथ में डिफरेंस आता है कोई? वेवलेंथ रिमेन सेम कॉज मीडियम में कोई चेंज नहीं आ रहा था हमारे। ठीक है। इंटरफेरेंस का मैंने आपको बताया। हाँ, दे आर टू टर्म्स इंटरफेरेंस के लिए दो फिनोमेना, दो कंडीशंस पूरी होना जरूरी होती हैं। एक, वेव्स हमारे पास क्या होनी चाहिए? कोहेरेंट होनी चाहिए एंड इन फेज होनी चाहिए। कोहेरेंस का मीनिंग क्या होता है? फ्रॉम द सेम सोर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पे एक लैंप है, मैं उसके सामने दो स्लिट्स रख देता हूँ। अब इन दो स्लिट से जो वेव्स निकलेंगी दे विल बी कोहेरेंट टू ईच अदर बिकॉज दे आर फ्रॉम द सेम सोर्स। सो कोहेरेंस का मीनिंग, बाकी मोनोक्रोमैटिक तो याद है ना, मोनोक्रोमैटिक क्या होता है? सिंगल वेवलेंथ। कोहेरेंट होनी चाहिए, मोनोक्रोमैटिक होनी चाहिए, इन फेज होनी चाहिए। इन फेज तो नॉर्मली होती ही है क्योंकि सेम सोर्स से आ रही है, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। अब इसके अंदर हम लोगों को एक पॉइंट और अंडरस्टैंड करना है विच दे हैव गिवन। नहीं, हमारे पास वेव्स के अंदर दो पॉइंट्स फॉर्म होते हैं, उसमें आता है ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज। ओके। एंड ब्राइट फ्रिंजेस कब फॉर्म होती है हमारे पास? जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी। डार्क फ्रिंजेस कब फॉर्म होती हैं? जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है। बाकी डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग क्या होती है, वी गोइंग टू डिस्कस दैट इन डिटेल। आई गेस डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग की डेफिनेशन किसी एक को ही आती थी, अहमद ने बताई थी लास्ट टाइम। डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग क्या होती है? किसने बताई थी? अ ग्लास स्लैब। किसने मुझे बताया था एंड आई वाज शॉक्ड कि तुमने बताई थी। कोई ऑनलाइन क्लास है बच्चों। हाँ, मे बी। तो डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग हमारे पास एक ग्लास स्लैब होती है जिसके ऊपर मिलियंस ऑफ स्लिट्स जो है वो इनग्रेव हुई हुई होती हैं। ठीक है। और हम उससे फिर इंटरफेरेंस के फिनोमेना को डिस्कस करते हैं, सर्टेन फिनोमेना ऑफ वेव्स को जो है वो डिस्कस करते हैं। सो since they all are individual chapters, stationary waves, interference phenomena, Young's double slit experiment. So I'm not going to read these points which they have given here. मैंने important sections बता दिए so that when I go in depth with these topics, you must be familiar with all these terms.